हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 13th लेक्चर वीडियो है। पिछले 12 लेक्चर वीडियो में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए हैं। स्क्रीन पे एक बार आप देख सकते हैं, ये सारे ही टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पिछले 12 लेक्चर वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो मेरा सजेशन है कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप इन 12 लेक्चर वीडियोस को भी जरूर रेफर करिएगा। ठीक है, जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा एडवांस टॉपिक समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिक पढ़ाया है पिछले 12 लेक्चर वीडियो में, तो जरूर एक बार उनको भी रेफर करिएगा। राइट। एंड इस समय जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मार्केटिंग का, दैट इज STP। हम STP पढ़ रहे हैं। S क्या है? सेगमेंटिंग। T क्या है? टारगेटिंग। P क्या है? पोजिशनिंग। तो पिछले 2 लेक्चर से हम मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मास मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग, सेगमेंट मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, कस्टमाइजेशन, लोकल मार्केटिंग, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा मार्केट सेगमेंटेशन में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ाया था, यानी मार्केट को डिवाइड करने के कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं, कौन कौन से बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है। तो 4 बेसिस हो सकते हैं। कौन कौन से? ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल बेसिस पे मार्केटर जो है मार्केट को डिवाइड कर सकता है। राइट। तो ये सब तो पिछले 12 लेक्चर की बात हो गई। आज हमारा 13th लेक्चर है एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मार्केट टारगेटिंग। तो इसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी वो बता देती हूँ। तो मार्केट टारगेटिंग क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब समझेंगे। कौन कौन से क्राइटेरिया है। देखिए, जब मार्केटर मार्केट को डिवाइड करता है, सेगमेंट करता है, तो किस सेगमेंट को चूज करे, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। 5 बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं जो मार्केटर जिन्हें कंसीडर करता है, जिनके बेसिस पर डिसाइड करता है कि मैं इस मार्केट को टारगेट करूंगा। ठीक है, तो वो 5 क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज 5 पैटर्न्स ऑफ टारगेट मार्केट सिलेक्शन। यानी ये जो टारगेट मार्केट सिलेक्ट किया जाता है उसके 5 पैटर्न देखने में आते हैं। कौन कौन से पैटर्न है? सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मार्केट स्पेशलाइजेशन एंड फुल मार्केट कवरेज। तो ये 5 पैटर्न है जिसे हम डिटेल में डायग्राम के साथ समझेंगे और मैं मार्क करूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हमें पढ़ने हैं। तो चलिए जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है, हमारा जो आज के लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज मार्केट टारगेटिंग, या कह लीजिए टारगेट मार्केट। ये होता क्या है? टारगेट मार्केट क्या होता है? टारगेट मतलब क्या होता है? निशाना। ठीक। मार्केट सेगमेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था? मार्केट सेगमेंटेशन में हमने पढ़ा था कि जो मार्केटर है वो पूरे मार्केट को कुछ सेगमेंट्स में, सेगमेंट मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है। ये पूरा मार्केट है तो मार्केटर जो है छोटे छोटे सेक्शंस में मार्केट को डिवाइड करता है। ठीक। और डिवाइड करने के बेसिस अलग अलग हो सकते हैं। 4 बेसिस हमने पढ़े थे, उन बेसिस पे वो डिवाइड कर सकता है। ठीक। अब इसमें से ये जो सेगमेंट में चलिए डिवाइड कर दिया, मार्केटर ने मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, यानी सबसेट्स में डिवाइड कर दिया। अब मार्केटर अपना जो प्रोडक्ट है मार्केट के किस सेगमेंट के लिए बनाएगा, अपना प्रोडक्ट मार्केट के किस सेगमेंट को ऑफर करेगा, उसी को कहा जाता है मार्केट टारगेटिंग। यानी जो मार्केट है, मार्केटर है, यानी जो कंपनी है, जो फर्म है, वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में किस सेगमेंट के लिए अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के किस सेगमेंट को ऑफर करेगी, दैट इज कॉल्ड मार्केट टारगेटिंग। इसी को मार्केट टारगेटिंग कहते हैं। ये बात समझ में आई? जैसे सपोज करिए एक कंपनी है, उसने मार्केट को एज वाइज डिवाइड किया है, जैसे 0 से 10 ईयर के। ठीक है, या एज वाइज, हाँ चलिए एज वाइज करते हैं, 0 से 10 ईयर, 10 से 20 ईयर, 20 to 30, 30 to 40, अलग अलग एज वाइज उन्होंने अपने कस्टमर को डिवाइड किया। तो अब इस मतलब किस एज ग्रुप के लिए बेसिकली ये कंपनी अपना प्रोडक्ट टारगेट करेगी, किस एज ग्रुप के लिए अपना प्रोडक्ट ऑफर करेगी, तो इसी को कहा जाता है मार्केट टारगेटिंग। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझा दिए। यहां देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि टारगेट मार्केट क्या है। टारगेट मार्केट बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कस्टमर होता है। टारगेट मार्केट एक ग्रुप ऑफ कस्टमर है जो शेयर करते हैं सेम डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे हुई आपकी एज हुआ, जेंडर हुआ, इनकम हुआ। ठीक है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। तो यानी टारगेट मार्केट क्या है? टारगेट मार्केट एक ग्रुप ऑफ कस्टमर है जिनके सेम नीड होती है, सेम वांट होती है, सेम डेमोग्राफिक्स होती है, एंड वो कंपनी के क्या होते हैं? मोस्ट लाइकली बायर होते हैं।
कंपनी जो भी प्रोडक्ट जो भी सर्विस ऑफर कर रही है उसके मोस्ट लाइकली बायर जो है ये होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टारगेट मार्केट। ठीक है, पूरा मार्केट ये है, लेकिन कंपनी ने अपना प्रोडक्ट सबके लिए तो नहीं बना रही है ना, कुछ कंपनीज बनाती भी हैं, बट फिलहाल सपोज करिए कोई एक्स कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट जो है इस मार्केट के लिए बना रही है, पूरा मार्केट ये है लेकिन इस सेगमेंट के लिए बना रही है, तो दिस इज कॉल्ड टारगेट मार्केट। ये वो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है जिनकी नीड जो है ये कंपनी फुलफिल कर रही है, जो कंपनी के क्या हो सकते हैं, मोस्ट लाइकली बायर हो सकते हैं, यानी यही कंपनी के प्रोडक्ट खरीदेंगे। एंड टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो मार्केटिंग प्लान है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बनाती है। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं मैकडोनल्ड वगैरह है, इनका टारगेट मतलब टारगेट मार्केट क्या है, जो मैकडोनल्ड वगैरह इस टाइप के जो जंक फूड बनाने वाली जो कंपनीज हैं, इनके टारगेट मार्केट कौन है, वो जनरली ये टीनेजर्स, कॉलेज गोइंग, ये इनके टारगेट मार्केट है। ठीक है, टारगेट मार्केट यही है ना, यही लोग ज्यादा इस टाइप के प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक, तो फिर कंपनीज जब अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाती है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाती है, तो टीनेजर्स को ध्यान में रख के फिर प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कंपनी के लिए कि वो अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने मार्केटिंग प्लान को मॉडिफाई करे। ठीक है, और तभी वो मार्केटिंग प्लान वर्क कर पाएगा। ठीक, फिर देखिए इसके आगे मैंने लिखा है कि वंस द फर्म हैज आइडेंटिफाई, एक बार फर्म ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मार्केट का कौन सा सेगमेंट फर्म के लिए बेनिफिशियल है, ये मार्केट है, फर्म ने मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड किया। अब कंपनी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सेगमेंट है ना, ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, हमें इसको टारगेट करना है। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखी है कि एक बार सेगमेंट कर लिया, सेगमेंटिंग के बाद इसीलिए टारगेटिंग आती है। मार्केट को सेगमेंट कर लिया यानी डिवाइड कर लिया, अब इसके बाद डिसाइड करना है कि किसको टारगेट करेगी कंपनी, मार्केट के किस सेगमेंट को टारगेट करेगी, दैट इज कॉल्ड मार्केट टारगेटिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा बहुत सारे बैंक्स हैं, देखिए पूरा मार्केट तो ये है, लेकिन बहुत सारे बैंक्स हैं जो स्पेशली क्या होता है, सोसाइटी का जो वेल्दी ग्रुप होता है, ठीक है, इनकम वाइज वो पूरे मार्केट को डिवाइड करते हैं, और सोसाइटी का जो वेल्दी ग्रुप होता है ना, उसको बेसिकली टारगेट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो सोसाइटी के वेल्दी ग्रुप को टारगेट करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये टारगेट मार्केटिंग कर रहे हैं, बेसिकली उसी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। ठीक, तो दिस इज टारगेट मार्केटिंग। अब एक बात और आती है कि हर टाइप का सेगमेंटेशन, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, सेगमेंटेशन बहुत टाइप से किया जा सकता है, यानी मार्केट को बहुत सारे बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, नीड के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, ठीक है, बहुत सारे बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। बट हर टाइप का सेगमेंटेशन जो है ना, वो कंपनी के लिए हेल्पफुल नहीं है। तो इसलिए कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि वो ये समझे कि किस टाइप का सेगमेंटेशन हमें मार्केट का करना है, यानी मार्केट को किस बेसिस पे हमें डिवाइड करना है, ये कंपनी को समझना बहुत जरूरी है। एंड ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट या किस टाइप की सर्विस ऑफर कर रही है। जैसे एग्जांपल देती हूं, सपोज करिए कोई एफएमसीजी की कोई कंपनी है, ग्रोसरी बनाती है, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट ऑफर करती है, और उसने मार्केट को एज के बेसिस पे डिवाइड किया है। ठीक है, एज के बेसिस पे डिवाइड किया है कि 0 to 10 ईयर, 10 to 20 ईयर, 20 to 30 ईयर, उसने मार्केट को डिवाइड किया है, और उसका प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट, शुगर, ऑयल। तो बताइए ये क्या मार्केट सेगमेंट रिलेवेंट होगा? नहीं, ये कंप्लीटली इररिलेवेंट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो मार्केट का हर सेगमेंट ये प्रोडक्ट यूज करता है। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया सही सेगमेंटेशन नहीं है। जबकि जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हमारे जो क्लोथिंग है या दूसरे कोई या वॉचेज हैं या दूसरे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट है, उनकी अगर कंपनी है तो वो मार्केट को एज के बेसिस पे डिवाइड करे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये इस बात को ये शो करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, कंपनी का प्रोडक्ट किस टाइप का है, कंपनी किस टाइप की सर्विस ऑफर कर रही है, उसके बेसिस पे कंपनी को मार्केट को डिवाइड करना चाहिए, सेगमेंट करना चाहिए। ठीक, अब 5 क्राइटेरिया हैं, देखिए मैंने लिखा है दीज 5 क्राइटेरिया मस्ट बी कंसीडर वाइल सेगमेंटिंग द मार्केट। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट को सेगमेंट करती है, यानी मार्केट को डिवाइड करती है, तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जो कंपनी को ध्यान देने चाहिए, कंसीडर करने चाहिए। ठीक है, और ये 5 क्राइटेरिया क्या है? पहला है मेजरेबल,
यानी सेगमेंट मेजरेबल होना चाहिए। अभी मैं एक एक पॉइंट डिटेल में बताऊंगी, अभी केवल नाम बता देती हूँ। पहला क्या है? मेजरेबल। दूसरा क्या है? सब्सटेंशियल। तीसरा एसेसिबल। चौथा डिफरेंशिएबल। पांचवा एक्शनेबल। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जो मार्केटर को, कंपनी को कंसीडर करना चाहिए जब भी वो मार्केट को क्या करे? सेगमेंट करे, डिवाइड करे। ठीक। मेजरेबल का क्या मतलब है? या ये क्या है? इफेक्टिव सेगमेंटेशन क्राइटेरिया, यानी अगर कंपनी चाहती है कि सही सेगमेंटेशन हो तो ये 5 क्राइटेरिया को ध्यान रखना चाहिए। मेजरेबल का क्या मतलब है? मेजरेबल मतलब है कि जो सेगमेंट है, ये मार्केट है, मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड किया, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसकी साइज क्या है, इस सेगमेंट का परचेजिंग पावर क्या है, इस सेगमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या ये सब मेजरेबल है, क्या इसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं? ये पहला क्राइटेरिया है। ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, आपने शार्क टैंक देखा होगा, टीवी पे आता है शार्क टैंक, बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। तो उसमें जो शार्क्स हैं वो एक सवाल जरूर पूछते हैं, जो भी उसमें कैंडिडेट्स या कंटेस्टेंट जो आते हैं उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आप जो प्रोडक्ट है जिस मार्केट के लिए बना रहे हैं उसकी साइज क्या है, मार्केट साइज क्या है। ठीक है, तो वही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग ही बहुत कम हैं, तो यानी बहुत स्केल नहीं हो पाएगा आपका बिजनेस। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो सेगमेंट जब चूज करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी साइज क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कंसीडर किया जाता है। दूसरा जो सेगमेंटेशन का क्राइटेरिया है दैट इज सब्सटेंशियल, यानी जो सेगमेंट है वो लार्ज एंड प्रॉफिटेबल होना चाहिए सर्व करने के लिए, यानी ये सेगमेंट बड़ा भी होना चाहिए एंड प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। तीसरा क्या है? एसेसिबल, यानी ये जो सेगमेंट है उस तक पहुंचा जा सके, रीच किया जा सके, उस सेगमेंट को सर्व किया जा सके। ठीक है, एसेसिबल मतलब एक्सेस होनी चाहिए, वहां तक पहुंचा जा सके, मार्केटर उस सेगमेंट तक पहुंच सके, उसकी रीच होनी चाहिए। चौथा क्राइटेरिया क्या है? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब क्या है कि ये जो सेगमेंट है ना वो अलग होना चाहिए बाकी सेगमेंट से। ठीक है, इसके जो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट है, मार्केटिंग मिक्स मतलब वही 4 पीस, वो एलिमेंट अलग होने चाहिए बाकी सेगमेंट से, तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्शनेबल, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर्मुलेट कर सके, बना सके उस सेगमेंट के लिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये 5 क्राइटेरियाज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करने चाहिए फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमने सही मार्केट को डिवाइड करें, सही सेगमेंटेशन हो, तो उसके लिए ये 5 क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करने चाहिए। ठीक, तो ये हो गया 5 क्राइटेरिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है? इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग द मार्केट सेगमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट का तो सेगमेंट कर लिया, ठीक है, मार्केट को सपोज करिए इनकम के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड कर लिया, ठीक है, सेगमेंट कर लिया, लेकिन अब कैसे उसको इवैल्यूएट, ये सेगमेंट कर लिया, अब इसमें से सिलेक्शन कैसे करें, इवैल्यूएट कैसे करें। तो एक बात है कि फर्म के लिए बहुत जरूरी है कि इवैल्यूएशन जब फर्म करती है कि कौन से सेगमेंट को टारगेट किया जाए, जब इवैल्यूएट करती है तो 2 फैक्टर्स हैं जो फर्म को जरूर कंसीडर करना चाहिए। पहला कंपनी से रिलेटेड है कि जो फर्म है या जो कंपनी है या जो मार्केटर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस उद्देश्य से उसने वो प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है एंड उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, इस बात को कंसीडर करना चाहिए। दूसरा क्या है? वो जो सेगमेंट है उसकी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस क्या है, मतलब वो सेगमेंट कितना इफेक्टिव है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना प्रॉफिटेबल है। प्लस इसके साथ ही जो 5 क्राइटेरियाज अभी मैंने पिछली स्लाइड पे बताए थे, कौन कौन से क्राइटेरिया? मेजरेबल, सब्सटेंशियल, एसेसिबल, डिफरेंशिएबल एंड एक्शनेबल। तो ये 5 क्राइटेरियाज में ये पोटेंशियल कितना, मतलब ये इन 5 क्राइटेरियाज में ये सेगमेंट कितना पोटेंशियल है, इस सेगमेंट में कितना पोटेंशियल है रिगार्डिंग दीज 5 क्राइटेरिया। तो इसके बेसिस पे जो मार्केटर है वो इवैल्यूएट करता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट को। ये बात समझ में आई? मार्केट को डिवाइड किया, ठीक है, लेकिन ये सेगमेंट सही है कि नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएशन करना पड़ेगा ना। तो इवैल्यूएशन किस बेसिस पे करेंगे? एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव, दूसरा ये सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है, ठीक, और इसके साथ ही जो 5 क्राइटेरिया अभी पिछले स्लाइड में बताए थे वो, इसके बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाएगा मार्केट सेगमेंट को। ठीक, तो इवैल्यूएशन हो गया। अब इवैल्यूएशन के बाद जो कंपनी है वो पाती है कि देयर कुड बी 5 पैटर्न्स, 5 पैटर्न होते हैं टारगेट मार्केट सिलेक्शन के। ये जो टारगेट मार्केट होगा ना,
जैसे ये टारगेट मार्केट है, तो टारगेट मार्केट जो सिलेक्शन है उसके 5 कह लीजिए पैटर्न्स हो सकते हैं। कौन कौन से 5 पैटर्न? अब यही 5 पैटर्न हम डायग्राम के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, और जो मैं मार्क करूंगी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं? पहला है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, तीसरा है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, चौथा है मार्केट स्पेशलाइजेशन, अगला है फुल मार्केट कवरेज। तो ये 5 पैटर्न होते हैं टारगेट मार्केट सिलेक्शन के। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन। सिंगल, नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन यानी सपोज करिए ये पूरा मार्केट है, ठीक है, जो कंपनी है उसने मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड किया है। ठीक, ये पूरा मार्केट है, ये पूरा मार्केट है, कंपनी ने इसको डिवाइड किया है। ठीक, अच्छा, ये इसका एग्जांपल है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन का। M1 M2 M3 क्या है? अलग अलग मार्केट है। M1 M2 M3 क्या है? अलग अलग मार्केट है। P1 P2 P3 क्या है? अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ठीक, अब ये सिंगल, यही डायग्राम एक्चुअली मैं हर अभी 5 पैटर्न में दिखाऊंगी। तो M1 M2 M3 अलग अलग मार्केट, जो पूरा ओवरऑल मार्केट है इसके अलग अलग सेगमेंट है M1 M2 M3। P1 P2 P3 कंपनी के ही अलग अलग प्रोडक्ट हैं। ठीक, तो सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन क्या कहता है? इस अप्रोच में जो मार्केटर है वो केवल मार्केट के एक सेगमेंट पे ही फोकस करता है, एक सेगमेंट पे फोकस करता है और एक ही प्रोडक्ट उसके लिए बनाता है। ये बात समझ में आ रही है? इस अप्रोच में क्या होता है? मार्केटर सिलेक्ट करता है अ सिंगल सेगमेंट टू कंसंट्रेट ऑन, यानी मार्केट का ये वाला सेगमेंट पे मार्केटर फोकस करता है, एंड उसके लिए मार्केटर ने क्या किया है? P2 प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो ये होता है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, यानी मार्केट के केवल एक सेगमेंट पे फोकस करना और उसके लिए एक प्रोडक्ट बनाना। तो ये होता है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जैसे जोडियक जो ब्रांड है, ठीक है, वो केवल फॉर्मल शर्ट्स बनाता है। और इंडिया में और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो केवल फॉर्मल शर्ट्स, प्रोफेशनल के लिए जो फॉर्मल शर्ट है केवल उसी पे फोकस करते हैं। तो ये सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो केवल किस पे फोकस कर रहे हैं? प्रोफेशनल्स पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल होते हैं। देखिए, एक तो नॉर्मल हॉस्पिटल होते हैं जहां पे हर डॉक्टर्स बैठते हैं डिफरेंट टाइप के डिजीजेस को के लिए, ठीक है, बट कुछ स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं होते हैं, जैसे कैंसर केयर हॉस्पिटल, हार्ट रिलेटेड हॉस्पिटल, न्यूरो के हॉस्पिटल होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है सिंगल मार्केट के लिए। ठीक है, जितने कैंसर पेशेंट है वो यहीं पे जाएंगे और केवल कैंसर का ही ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या है? सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन। इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो फार्म इक्विपमेंट डिवीजन है इनका, वो केवल ट्रैक्टर पे फोकस कर रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट में तो और भी बहुत सारे कह लीजिए मशीन्स यूज होती हैं, लेकिन ये जो फार्म इक्विपमेंट डिवीजन है ये केवल ट्रैक्टर पे फोकस कर रहा है। तो ये क्या है? सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन, यानी मार्केट के केवल एक सेगमेंट पे फोकस कर रहा है एंड एक प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब इसका फायदा क्या है? ये जो सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन है इसका फायदा क्या है? इसका फायदा तो सबसे पहले फायदा ये है कि इससे क्या होगा? जो मार्केटर है उसे अच्छी नॉलेज हो जाएगी ना। अगर आप एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी उसमें एक्सपर्टीज हो जाती है ना। तो वैसे ही जो फर्म है वो क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है और एक ही मार्केट को फोकस कर रही है, मार्केट के एक ही सेगमेंट को फोकस कर रही है, इससे उसकी नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगी, वो सेगमेंट की नीड को अच्छे से समझ पाएगी एंड उसकी अच्छी खासी मार्केट में प्रेजेंस हो जाएगी उस सेगमेंट के लिए। ठीक है, एंड उसके साथ एक और बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर हम एक ही प्रोडक्ट पे एक ही मार्केट के लिए एक ही प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ना, तो हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, इससे हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है ना वो कम आती है। तो वही देखिए लिखा है फर्म इंजॉय ऑपरेटिंग इकोनॉमीज। ऑपरेटिंग इकोनॉमीज मतलब फर्म को वो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने में सस्ता भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो केवल एक ही सेगमेंट पे फोकस कर रही है, ठीक, और एक ही प्रोडक्ट बना रही है। फर्म अब स्पेशलाइज हो जाती है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में एंड प्रमोशन में। तो इससे फर्म को पर यूनिट कॉस्ट कम आती है एंड इससे हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, तो ये इसका फायदा है, लेकिन इसका रिस्क भी तो है। अगर फर्म केवल मार्केट के एक ही सेगमेंट पे फोकस कर रही है, फर्म केवल एक ही प्रोडक्ट बना रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ गए तब तो दिक्कत आ जाएगी ना। या वो जो अभी प्रॉफिटेबल दिख रहा है लेकिन बाद में अगर वो मतलब शायद उसकी डिमांड ही खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए
एक कुछ ऐसा फैशन आ जाए कि फॉर्मल शर्ट्स का ट्रेंड ही खत्म हो जाए, एग्जाम्पल ले रही हूँ, फॉर्मल शर्ट्स का ट्रेंड ही खत्म हो जाए, तो फिर ये ब्रांड क्या करेगा फिर? ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज या कह लीजिए रिस्क है। ठीक, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज क्या प्रेफर करती हैं, इसीलिए बहुत सारी कंपनी प्रेफर करती हैं कि एक से ज्यादा सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, केवल एक सेगमेंट पे फोकस ना करें, एक से ज्यादा सेगमेंट के लिए। और वही है हमारा सेकंड पैटर्न। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब सितंबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि काफी जो न्यू स्टूडेंट है मेरे चैनल पे, उन्हें नहीं पता रहता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। टोटल 24 सब्जेक्ट्स आज की तारीख तक मेरे चैनल पे अपलोडेड है। एंड एक बात और है कि ये अभी तक है, सितंबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये सितंबर 2024 तक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा एंड मेरे फर्स्ट एंड सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए ही डेली मार्केटिंग का एक लेक्चर ला रही हूँ। कुछ दिन तो मैंने दो दो लेक्चर अपलोड किए हैं। तो मैं ये इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों के जो एग्जाम आने वाले हैं तब तक कोर्स कंप्लीट हो जाए, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो प्लीज हमें भी सपोर्ट करते रहा करिए और कमेंट करके मुझे बताया करिए कि लेक्चर एक्चुअली में आपके लिए यूजफुल है भी कि नहीं। ठीक है, एंड शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो पैटर्न है दैट इज सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, जो कंपनी है, जो मार्केटर है, वो एक सेगमेंट पे ना फोकस करके नंबर ऑफ सेगमेंट पे फोकस करती है। ठीक है, M1 M2 M3 क्या है, अलग अलग मार्केट। P1 P2 P3 क्या है, कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट। तो सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में क्या है कि कंपनी एक सेगमेंट पे फोकस ना करके डिफरेंट सेगमेंट पे फोकस करती है एंड डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है जो उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल है। जैसे M3 मार्केट के लिए P1 प्रोडक्ट बनाया है कंपनी ने, M1 मार्केट के लिए P2 प्रोडक्ट बनाया है कंपनी ने, M2 मार्केट के लिए P3 प्रोडक्ट बनाया है। ठीक, ये एज भी हो सकती है, शायद ये 10 to 20 एज ग्रुप हो। शायद M1 M2 M3 क्या है, मार्केट का सेगमेंट किया है ना, शायद ये 20 to 30 एज ग्रुप वाले हैं एंड ये शायद 30+ एज ग्रुप वाले हैं। तो कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग एज ग्रुप के लिए बनाया है। तो ये इस पैटर्न को क्या कहते हैं, सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। और ये जो मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी, इस टाइप की जो मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी है ना, अलग अलग मल्टी सेगमेंट को फोकस कर रहे हैं, इसका फायदा बहुत है। क्या फायदा है कि इससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है। सपोज करिए कुछ ऐसा समय आ गया, ठीक है, फैशन तो चेंज होता रहता है, कुछ ऐसा समय आ गया कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये अनअट्रैक्टिव हो गया लोगों को, ये फैशन चला गया, लोगों को इसके प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे। तो कोई बात नहीं, ये सेगमेंट अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा ऑर्गेनाइजेशन को, बट ये प्रोडक्ट तो पैसा बना के देगा ही कंपनी को। ठीक है, सारी चीजें एक साथ फेल नहीं हो सकती हैं। कंपनी के सारे प्रोडक्ट एक साथ मार्केट में फेल नहीं हो सकते हैं। कंपनी का अगर मतलब अलग अलग एज ग्रुप के लिए या अलग अलग मार्केट के सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रही है, तो शायद एक सेगमेंट उस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर सकता है, लेकिन सारे सेगमेंट एक साथ डिस्कार्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जा रहा है। तो ये एक फायदा है इसका, दूसरे पैटर्न का। तीसरा पैटर्न क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तीसरा पैटर्न क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो देखिए इसमें क्या है, M1 M2 M3 तीन मार्केट है, P1 P2 P3 तीन प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, कंपनी कोई सर्टेन प्रोडक्ट पे फोकस करती है, कोई सर्टेन प्रोडक्ट है उस पर फोकस करती है एंड वही प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट में ऑफर करती है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। कंपनी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो गई है एंड डिफरेंट मार्केट में वही प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे, चलिए मैंने माइक्रोस्कोप का एग्जांपल लिया है। माइक्रोस्कोप जानते हैं ना, लैब वगैरह में यूज होता है। ठीक है, जिससे हम चीजें इनलार्ज करके, लैब वगैरह में बेसिकली यूज होता है, टेस्टिंग में यूज होता है, चीजें इनलार्ज करके देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो है, सपोज करिए एक कंपनी है जो माइक्रोस्कोप मैन्युफैक्चर करती है। तो माइक्रोस्कोप तो स्कूल्स में भी यूज होता है, यूनिवर्सिटीज में यूज होता है, गवर्नमेंट लैब्स में यूज होता है, कॉमर्शियल लैब्स में यूज होता है ना। तो कंपनी अगर माइक्रोस्कोप बनाने में स्पेशलाइज है, यानी वो प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है। अब ये जो माइक्रोस्कोप है, कंपनी यूनिवर्सिटी को भी, यूनिवर्सिटी का मार्केट अलग है, स्कूल्स का मार्केट अलग है, गवर्नमेंट लैब, कॉमर्शियल लैब का मार्केट अलग है। तो कंपनी ने अपने आप को प्रोडक्ट स्पेशलाइज कर लिया है, माइक्रोस्कोप बनाने में एक्सपर्टीज हासिल की है।
और अब अपना प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट में कंपनी ऑफर कर रही है। तो ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए मैं लिखा है फर्म मेक डिफरेंट माइक्रोस्कोप फॉर डिफरेंट कस्टमर ग्रुप और कंपनी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना लेती है इन दिस माइक्रोस्कोप फील्ड ओनली। माइक्रोस्कोप की फील्ड में इसकी एक अलग रेपुटेशन, एक अलग पहचान बन गई है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का पैटर्न। ठीक, बट इसमें एक रिस्क है। क्या रिस्क है? वैसे तो मार्केट में या बिजनेस में रिस्क तो है ही। एक रिस्क ये हो सकता है कि शायद कभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि माइक्रोस्कोप कंप्लीटली मार्केट से गायब हो जाए, उसकी जगह कोई नई चीज आ गई, तब फिर कंपनी को कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रही थी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा रिस्क है। अगला क्या है? मार्केट स्पेशलाइजेशन। अगला क्या है? मार्केट स्पेशलाइजेशन। तो यहां पे देखिए M1, M2, M3 तीन मार्केट, P1, P2, P3 तीन प्रोडक्ट। तो मार्केट स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि कंपनी ने एक मार्केट फोकस किया, एक मार्केट पे फोकस कर रही है और उस मार्केट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रही है। अपने प्रोडक्ट P1 से, P2 से, P3 से, P4 से सारे प्रोडक्ट बना रही है बेसिकली इस मार्केट के लिए। यही है मार्केट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे क्या है? फर्म कंसंट्रेट करती है सर्विंग मेनी नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप। ये जो पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप है, ये जो मार्केट है बेसिकली इसकी जितनी भी नीड्स है उसको फुलफिल कर रही है। जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई सुना होगा। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं या जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, जिनके अभी अभी घर में बेबी हुआ है, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उनके बॉटल से लेके उनके जो प्रैम से लेकर के जब वो वॉकर जब चलना शुरू करते हैं, उनके जो पालना होता है उससे लेकर के एवरीथिंग, जो जो उनकी चाहे क्लोथिंग, शूज, एवरीथिंग, नेल कटर, जितनी भी कॉम, जितनी भी ऑयल वगैरह, क्रीम वगैरह, जितनी भी शैम्पू, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो सब एक जगह मिलती है। तो ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मार्केट स्पेशलाइजेशन की। कंपनी ने क्या किया? इस मार्केट को टारगेट कर गया। कौन सा मार्केट? न्यूली बॉर्न बेबीज का, या जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं, उस मार्केट को इन्होंने फोकस किया। एंड उस मार्केट की जो जो रिक्वायरमेंट है, आप फर्स्ट क्राई की शॉप पे चले जाइए या उनकी वेबसाइट पे चले जाइए, सारे प्रोडक्ट जो न्यूली बॉर्न बेबी को चाहिए वो सब मिलते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल एक और हो सकता है, कुछ ऐसी फर्म्स भी होती हैं जो यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में जो लेबोरेटरीज होती हैं उसके सारे सामान रखती हैं। ठीक है, सारे सामान, चाहे केमिस्ट्री की लैब, फिजिक्स की लैब, जितने सामान चाहिए वो सब एक जगह मिलते हैं। तो ये मार्केट उन्होंने फोकस किया है लैब्स पे, यूनिवर्सिटी या स्कूल की लैब पे फोकस किया है। ऐसे एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी शॉप्स जो होती हैं, क्या कह लीजिए डीकैथलॉन। डीकैथलॉन एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वहां पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी चीजें, उन्होंने किसको टारगेट किया? उन्होंने जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग या जिनको स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको फोकस किया, और उनके डिफरेंट प्रोडक्ट है, सब आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, क्लोथिंग से लेके कोई भी इंस्ट्रूमेंट से लेके शूज से लेके सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? मार्केट स्पेशलाइजेशन का। यहाँ पे मार्केट पे फोकस किया गया। ठीक, इसमें भी थोड़ा सा रिस्क है। क्या रिस्क है? ऐसा हो सकता है ना कि कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, मतलब मार्केट की साइज ही श्रिंक कर जाए। ठीक, ये भी तो हो सकता है। तो ये एक इसमें रिस्क है। और पांचवा पैटर्न और आखिरी पैटर्न क्या है? फुल मार्केट कवरेज। फुल मार्केट कवरेज मतलब देखिए, तीन मार्केट मैंने बताया था, ये एग्जांपल है केवल तीन मार्केट का। M1, M2, M3 या M4, M5 अलग अलग मार्केट, P1, P2, P3, P4 अलग अलग प्रोडक्ट। तो फुल मार्केट कवरेज का मतलब क्या है कि फर्म जो है कोशिश कर रही है कि हर कस्टमर ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाए और सारे प्रोडक्ट बनाए। हर कस्टमर ग्रुप के लिए सारे प्रोडक्ट बनाए। देखिए लिखा है ना, सर्व ऑल कस्टमर ग्रुप विद ऑल द प्रोडक्ट्स। सारे प्रोडक्ट बनाए सारे कस्टमर के लिए। ठीक, फुल, इसे कहते हैं फुल मार्केट कवरेज, राइट। लेकिन क्या ये पॉसिबल है छोटी कंपनीज के लिए? नहीं, ये छोटी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरे मार्केट को हम कवर कर लें एंड सारे प्रोडक्ट दे दें। ये छोटी कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो पैटर्न है ना, जनरली जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं वो फॉलो करती हैं। जैसे IBM कंप्यूटर मार्केट के एरिया में, जनरल मोटर व्हीकल मार्केट के एरिया में, कोको कोला नॉन एल्कोहलिक बेवरेज मार्केट के एरिया में। तो ये लोग फुल मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये थे पांच पैटर्न। और एक बात और कहूंगी कि अगर ये क्वेश्चन आए टारगेटिंग पे आए, तो टारगेटिंग का ये जो पांच पैटर्न है आप बनाएंगे, लेकिन इसका डायग्राम आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि आपको ये पांच पैटर्न आसानी से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और डायग्राम बनाते ही सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो ये जरूर आप बनाइएगा। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ मैं लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। आज हमने क्या पढ़ा? मार्केट टारगेटिंग, मीनिंग, क्राइटेरिया पढ़ा, 5 पैटर्न पढ़े टारगेट मार्केट सिलेक्शन के, राइट। अगले लेक्चर में हम ब्रांड्स की बात करेंगे, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।